गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10th में आज मैं आपको पाठ 5 में, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, आगे आपको पढ़ाता हूँ। कल मैंने आपको मेंडलीफ का आवर्त नियम बताया था और उसमें बताया था कि मेंडलीफ ने यह कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भागों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम था। इस नियम के आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया और एक सारणी बनाई। इस सारणी में मेंडलीफ ने 7 खड़े खानों का प्रयोग किया, 8 खड़े खानों का प्रयोग किया। 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। इन्हें वर्ग का वर्ग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से 8th वर्ग, 1 से 8 तक। और इन वर्गों को 7 क्षैतिज पंक्तियों में भी विभाजित किया। इन क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने आवर्त कहा। आवर्त थे 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई, जिसे मूल आवर्त सारणी भी कहते हैं मेंडलीफ की, उसमें 8 खड़े खाने थे और 7 क्षैतिज खाने थे। खड़े खानों को उन्होंने वर्ग कहा और क्षैतिज खानों को उन्होंने आवर्त कहा। ठीक है। और इनमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार मेंडलीफ ने एक टेबल से, एक सारणी में तत्वों को सजा दिया। इस प्रकार तत्वों के अध्ययन में बहुत आसानी हुई। किस प्रकार आसानी हुई कि एक ही वर्ग में, अब ये विशेषताएं समझ लीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं रही, क्या उपलब्धियां रही? विशेषताएं ये रही कि मेंडलीफ ने सारे तत्वों को 8 खड़े खानों में विभाजित कर दिया। तो एक वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के जो गुण है वो समान है। तो आप सारे तत्वों के गुण याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 8 खड़े खानों के गुण याद कर लीजिए, सारे तत्वों के गुण स्वयं ही याद हो जाएंगे। इस आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने कहीं कहीं खाली स्थान छोड़ दिए। खाली स्थान छोड़ दिए तो ये जो खाली स्थान है हमें नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस तत्व के गुण इस वर्ग के गुण के समान होंगे। तो इस प्रकार तत्वों को खोजने में भी आसानी हो जाएगी। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाकर बहुत हद तक, काफी हद तक समस्याओं का निवारण कर दिया। लेकिन इस आवर्त सारणी में कुछ कमियां भी थी। जैसे सबसे पहली कमी तो यही थी कि तत्वों को जब उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो कहीं कहीं उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए। तो ये जो खाली जगह थी ये क्यों छोड़ी गई है? ठीक है। तो इसका मेंडलीफ के पास कोई उत्तर नहीं था। दूसरा ये कि हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो निश्चित नहीं थी। तीसरा, मेंडलीफ ने कई स्थानों पर अपने ही नियम का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कई जगह पहले अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को रखा और बाद में कम परमाणु भार वाले तत्वों को रखा, जबकि उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो इस प्रकार जहां कुछ उपलब्धियां या विशेषताएं रही, वहां कुछ आवर्त सारणी की कमियां भी रही। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे मोजले। मोजले ने बताया कि जो तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ ने नियम बदल दिया। फिर आया आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने परमाणु क्रमांक को बताया कि परमाणु क्रमांक तत्व का मुख्य लक्षण है। इसके आधार पर मेंडलीफ ने फिर पुनः
दोबारा एक बार फिर आवर्त सारणी का निर्माण किया। इस बार आवर्त सारणी में उन्होंने 9 खड़े खाने लिए, ठीक है, 1 से 8 तक वही, लेकिन 8वें वर्ग को उन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया और लास्ट वाला जो था वो 0 वर्ग रखा। इसमें अक्रिय गैस को रखा। अक्रिय गैस कौन कौन सी है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनान है, रेडान है, ये अक्रिय गैस है। और क्या किया उन्होंने? और उन्होंने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्ग में बांट दिया, ए और बी में। 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग थे उन्हें 2-2 उपवर्गों में, ए और बी में बांट दिया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7 दूनी 14 और 3 17 और 18 खड़े खाने बने और इनमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। तो इस प्रकार मेंडलीफ ने एक नई आवर्त सारणी बनाई। इस आवर्त सारणी में भी काफी कमियां रही, तो इन कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई आवर्त सारणी बनाई। उस आवर्त सारणी का जो आधार था उसे हम कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी। इस सारणी में किसी एक वैज्ञानिक का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। इसे वैसे बोर की आवर्त सारणी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे बोर के परमाणु क्रमांक बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बताया था। तो इस आवर्त सारणी का जो आधार रहा वो रहा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैज्ञानिकों ने यह देखा कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है उनके गुणों में भी समानता है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसे हम कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है, जबकि इसमें बोर, रैंक, वार्नर, बरी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था। इस आवर्त सारणी में क्या नया था? इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग, 18 खड़े खाने थे और 7 ही आवर्त थे। आवर्त तो शुरू से ही 7 ही रहे, ठीक है ना। इसमें 1 से लेकर 18 तक वर्ग रहे। कुछ इस प्रकार की दिखती है आवर्त सारणी। इसमें फर्स्ट, सेकंड और फिर यहाँ से यहाँ 3 से लेके 12 तक, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वर्ग जो है वो इसमें रखे गए और 7 आवर्त हैं। इस प्रकार की दिखाई देती है कुछ आवर्त सारणी। इसमें तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है उन्हें एक ही वर्ग में सजाया गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया जिन तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है उनके गुणों में भी समानता होती है। तो इस प्रकार 18 वर्गों में तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो बच्चों ये था आवर्त सारणी से संबंधित बातें। अच्छे से पढ़ें, कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछें और जो प्रश्न किताब में दिए हुए हैं उन्हें हल करें। अगर कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता है तो वो भी मुझे आप पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं किसी प्रकार से, मैं आंसर उनका दे दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।